नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं शुरुआती इंसानी समाजों से जुड़े हुए, और हम खास तौर पे मेसोपोटामिया पर गौर करेंगे। जी, मेसोपोटामिया। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के पहले शहर और लिखाई की शुरुआत यहीं से हुई। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं, क्या निकल कर आता है इनसे। बिल्कुल। देखिए, ये जो इलाका है आज का इराक, ये दजला और फरात नदियों के बीच है। जमीन तो खैर बहुत उपजाऊ थी। हाँ, खेती के लिए तो बढ़िया थी। जी, उसी ने पहले खेती और फिर स्थायी बस्तियों को पनपने में मदद की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि वहाँ शहरी जिंदगी कैसे पनपी, व्यापार कैसे शुरू हुआ, सरकार कैसे बनी, और इसमें कुछ कह सकते हैं पेचीदगियां भी थीं। हाँ, ये बात मुझे भी काफी दिलचस्प लगी कि शहर सिर्फ खेती की वजह से नहीं बने। मतलब अनाज तो बहुत था वहां। जी, अनाज खूब था। पर स्रोत ये भी कहते हैं कि पत्थर, अच्छी लकड़ी या धातु जैसे जो जरूरी संसाधन थे वो वहां थे ही नहीं लगभग। सही, बिल्कुल सही कह रहे। तो क्या इसी कमी ने लोगों को बाहर जाकर व्यापार करने पर मजबूर किया? हाँ, बहुत हद तक। सोचिए, आपके पास एक चीज जरूरत से ज्यादा हो और दूसरी बिल्कुल न हो, तो लेन देन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। तो इसी जरूरत ने मेसोपोटामिया को एक तरह का व्यापारिक हब बना दिया, और फिर जब व्यापार बढ़ा, लेन देन का हिसाब रखना पड़ा, तो लिखाई की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है, लेखन यानी लिखाई का जन्म। करीब 3200 ईसा पूर्व की मिट्टी की तख्तियां मिली हैं। क्यूनिफॉर्म लिपि, वो गीली मिट्टी पर सरकंडे की कलम से कील जैसे निशान बनाना कमाल है। जी। और शुरुआत में तो ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए था, जैसे कितना माल आया, कितना गया। हाँ, हजारों ऐसी शुरुआती पट्टिकाएं मिली हैं। उनमें लिस्ट है, बैल, रोटियां, मछलियां, कितना तेल है। मतलब दुनिया की पहली लिखाई एक तरह से देखें तो अकाउंटिंग की जरूरत से पैदा हुई। गजब। हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल और भी कामों के लिए होने लगा। और शहरों के विकास में एक और चीज बहुत अहम थी, मंदिर। धार्मिक स्थल के अलावा भी। जी हाँ। उरुक जैसे जो शुरुआती शहर थे, वहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो शहर के, आप कह सकती हैं, सेंट्रल पॉइंट बन गए थे। मतलब एक तरह से इकोनॉमिक हब भी थे वो। बिल्कुल। मंदिर जमीन के मालिक होते थे, वो अनाज जमा करते थे, कारीगरों को काम देते थे, जैसे तेल निकालना, कपड़ा बुनना, ये सब काम मंदिर करवाते थे। अच्छा। और फिर चीजों को बांटते भी थे। सोचिए, एक तरह से उस जमाने का मल्टीटास्किंग ऑर्गेनाइजेशन। बाद में जब राजा सत्ता में आए तो उन्होंने भी मंदिरों को दान वगैरह देके अपनी लेजिटिमेसी और ताकत दिखाई। तो मंदिर और राजा दोनों पावर सेंटर बन गए। और आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? मैंने पढ़ा कि उर शहर की खुदाई से जो पता चला है वो आज के प्लान्ड शहरों से बहुत अलग है। हाँ, उर शहर का मामला बड़ा दिलचस्प है। तंग टेढ़ी मेढ़ी गलियां, घरों के नक्शे भी अजीब से, ऐसा लगता है जैसे कोई प्लानिंग थी ही नहीं। मतलब बस जैसे जैसे जरूरत पड़ी बनाते गए। हाँ बिल्कुल, लगता है कि शहर धीरे धीरे बिना किसी मास्टर प्लान के ही बसता गया। घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, रोशनी आंगन से आती थी। और घरों के अंदर ही नालियां और कूड़ेदान मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि सड़कें शायद कच्ची और गंदी रहती होंगी। शायद इसीलिए घरों की दहलीज ऊंची रखते थे ताकि कीचड़ अंदर ना आए। हाँ, ये एक अंदाजा लगाया जाता है। ये उस वक्त की शहरी जिंदगी की एक थोड़ी कच्ची लेकिन सच्ची तस्वीर दिखाता है। लेकिन सारे शहर ऐसे नहीं थे शायद। मारी शहर का भी जिक्र आता है स्रोतों में। सही कहा, मारी अलग था। वो फरात नदी के किनारे एक अहम व्यापारिक रास्ते पर था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसकी। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण। जी, और वहां किसान और चरवाहे दोनों तरह के समुदाय रहते थे और एक दूसरे पर निर्भर भी थे। अच्छा, कैसे? देखिए, किसान अनाज उगाते, चरवाहे पशु पालते, फिर आपस में लेन देन होता था। पनीर, चमड़ा, मांस, औजार, ये सब। लेकिन टकराव भी होता होगा। हाँ, स्रोतों में उसका भी जिक्र है। कभी चरवाहों के झुंड किसानों की फसल खराब कर देते थे, तो कभी किसान चरवाहों को पानी लेने से रोक देते थे, कभी व्यापार के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते थे। तो ये दिखाता है कि अलग अलग जीवन शैली वाले समूहों का साथ रहना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल। और तब तक लिखाई का इस्तेमाल भी बढ़ गया होगा, सिर्फ हिसाब किताब से आगे। हाँ बिल्कुल,
क्यूनिफॉर्म लिपि अब काफी विकसित हो चुकी थी। अब उसका इस्तेमाल कानून लिखने के लिए होता था, जैसे हम्मुराबी की विधि संहिता। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जी, शाही चिट्ठियां लिखी जाती थीं, जमीन के सौदे दर्ज होते थे और सबसे बढ़कर कहानियां और महाकाव्य लिखे जाने लगे। जैसे गिलगमेश महाकाव्य। बिल्कुल। गिलगमेश महाकाव्य तो मेसोपोटामियाई साहित्य का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। ये उस दौर के नायकों, देवताओं, शहरों और जिंदगी मौत जैसे बड़े सवालों की झलक देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, मेसोपोटामिया हमें क्या सिखाता है? मतलब क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, सार यही है कि शहर और जटिल समाज किसी एक वजह से नहीं बनते। मेसोपोटामिया में उपजाऊ जमीन थी, लेकिन साथ ही जरूरी संसाधनों की कमी भी थी। हाँ। उस कमी ने व्यापार को जन्म दिया। व्यापार और बढ़ती आबादी ने मैनेजमेंट की जरूरत पैदा की, और उस जरूरत ने लेखन और एक व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें मंदिर और राजा अहम थे। जी, वो सत्ता के केंद्र बने और अलग अलग समुदाय जैसे किसान और चरवाहे वो साथ रहे भी और उनमें टकराव भी हुआ। ये सब मिलकर ही मेसोपोटामिया की कहानी बनाते हैं। और उनकी विरासत, वो भी तो कमाल की है। समय को साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट में बांटना। हाँ, और गणित, गुणा भाग, वर्गमूल, ब्याज की गणना, ये सब वहीं से शुरू हुआ। और वो असुरबनीपाल का पुस्तकालय निनेवे में 7वीं सदी ईसा पूर्व में, ये दिखाता है कि ज्ञान को सहेजने का महत्व वो समझ चुके थे। बिल्कुल। हजारों मिट्टी के पट्टिकाओं का पुस्तकालय था वो, जिसमें इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, भविष्यवाणियां सब कुछ था। कमाल है। तो अंत में पता है, सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे शहर जिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, संसाधनों का मैनेजमेंट, व्यापार, अलग अलग समुदायों के बीच तालमेल और टकराव, क्या ये मुद्दे हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में उभरे मुद्दों से बहुत अलग हैं? शायद नहीं। इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है।